हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। अगर आपका कल एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी का एग्ज़ाम है तो आज की क्लास आपके लिए यादगार क्लास साबित होने वाली है। एक तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं आपके लिए कंटेंट वाली क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कल देखने को मिलने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आज मैं आपको इस क्लास के अंदर। अगर आपका कल एग्जाम है तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दोस्तों आपको याद होगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये दोस्तों किसने बनवाया था। ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों यहां से क्या फैक्ट निकलता है आपके लिए, तो आपको ध्यान में रखना है जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन इसको दोस्तों पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश। और दोस्तों इसको रेनोवेट किसने कराया था, ये सवाल बहुत ही पूछा जाता है, रेनोवेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, बच्चे को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। इसको दोस्तों पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश। लेकिन दोस्तों सवाल अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसको रेनोवेट किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर दोस्तों शाहजहां दे के रखा है, ये क्यों महत्वपूर्ण है आपको दोस्तों याद होगा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। और दोस्तों मोती मस्जिद, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोती मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों आगरा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया है, इसका निर्माण कराया है शाहजहां ने। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आलमगीर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, हुमायूं को, बाबर को, अकबर को, औरंगजेब को। दोस्तों आपको याद होगा आलमगीर की उपाधि किसको दी गई थी, ये दोस्तों औरंगजेब को दी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप याद रखें। और औरंगजेब को आई थिंक सिपह सलार इसका भी टाइटल दिया गया था, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। अब दोस्तों आपसे सवाल क्या बनेगा, औरंगाबाद इसका नया नाम बदलकर क्या हो चुका है, संभाजी नगर। संभाजी नगर, औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है, संभाजी नगर। इस सवाल को भी आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये लीजिए आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल। उड़ीसी नृत्य, सतरिया नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, मणिपुरी नृत्य। दोस्तों आपको बता दें वेम्पति चिन्ना सत्यम इनका संबंध दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आप नोट कर लें, इनका संबंध है आपकी कुचिपुड़ी से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों आपको याद होगा ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं आपको नोट करा देता हूँ, वो नोट कर लीजिएगा। उड़ीसी नृत्य, इनसे संबंधित कौन है, सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपको याद रखना है उड़ीसी नृत्य। और दोस्तों और कौन है आपका, तो आपको याद होगा संयुक्ता पर्णहारी। संयुक्ता पर्णहारी, इनका संबंध किससे, इनका संबंध भी दोस्तों आपके उड़ीसी नृत्य से है। और दोस्तों उड़ीसी नृत्य के दोस्तों एक नाम अभी मैं भूल रहा हूं, जल्दी से बताएं एक नाम कौन सा है उड़ीसी नृत्य का। तीन नाम आपको याद रखने हैं, सोनल मान सिंह, संयुक्ता पर्णहारी, और दोस्तों एक नाम आपको बताना है सतरिया नृत्य। ये दोस्तों कहाँ का क्लासिकल नृत्य है, ये दोस्तों असम का है। और श्रीमद शंकर देव, श्रीमद शंकर देव, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है सतरिया नृत्य से। मणिपुरी दोस्तों, मणिपुरी की दोस्तों कौन है, झावेरी बहनें। झावेरी बहन, इनका संबंध किससे, इनका संबंध है मणिपुरी से। इसको भी आप नोट कर लें, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल। गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ। दोस्तों आपको बता दें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इनका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे सवाल पूछा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इसका शुभारंभ हुआ था। और एक सवाल दोस्तों अगर आपसे और कठिन करेगा तो आपसे पूछेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में हुआ था? 4 शहरों में हुआ था। और 4 शहरों के नाम भी आपको याद रखने हैं, आपसे पूछ सकता है। नंबर 1 लखनऊ और वाराणसी, और इसके अलावा दोस्तों क्या था? नोएडा, और दोस्तों क्या था? गोरखपुर। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर, इन 4 स्थानों पर हुए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और दोस्तों इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है? पंजाब। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो पदक तालिका में पहले स्थान पर रही है। और इसका शुभंकर क्या है? जीतू इसका शुभंकर है। इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे इस खेल के अंदर। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात कर लेते हैं। गुजरात, तो दोस्तों आपको याद होगा 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और दोस्तों इसके अंदर पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पे था। और दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। अब दोस्तों मध्य प्रदेश दे के रखा तो आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ था? 8 शहरों में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान था। आप जल्दी से बताएं खेलो इंडिया यूथ गेम में दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 27 सितंबर, 28 मई। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें पर्यटन दिवस ये कब सेलिब्रेट करते हैं? ये करते हैं 27 सितंबर को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और एक दिवस आपको और याद रखना है, 8 सितंबर। इसको दोस्तों क्या क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर क्या? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। और दोस्तों 7 सितंबर भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस है, क्योंकि ये पहली बार बनाया गया इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर को। अब दोस्तों यहाँ पर बात आई है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की, इसको कहते हैं इंटरपोल। इंटरपोल और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन। और लियोन दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर? लियोन स्थित है फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन फ्रांस में स्थित है। और इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है कौन सी? इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है अपने भारत देश में संपन्न हुई है, नई दिल्ली में। इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों मैंने आपको करंट अफेयर के भी 1-2 सवाल बता दिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बच्चे को पता है, जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें 28 मई, नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में सवाल आना ही आना है दोस्तों। इसको क्या बनाते हैं? वीर सावरकर जयंती। वीर सावरकर जयंती कब मनाते हैं? ये 28 मई को मनाते हैं। और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों 28 मई को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी कि दोस्तों हमारा जो नया संसद भवन है उसका निर्माण मतलब उसका जो है उद्घाटन हुआ था, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों नए संसद भवन का दोस्तों जो वास्तुकार है वो कौन है? तो दोस्तों आपको याद होगा बिमल पटेल जी। ये सवाल दोस्तों केबीसी में पूछा गया और कई सारी परीक्षाओं में भी पूछा गया कि दोस्तों जो नया दोस्तों संसद भवन है उसका निर्माण, उसका जो वास्तुकार है कौन है? बिमल पटेल जी हैं। और दोस्तों कौन से आकार का बना हुआ है? त्रिभुजाकार का बना हुआ है। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और इसके अलावा टाटा कंपनी के द्वारा दोस्तों इसमें सहायता की गई है, इसको भी आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कुमुदनी लखिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या मणिपुरी? दोस्तों आपको बता दें कुमुदनी लखिया ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है और इनका संबंध है कथक से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब हम बात करें अगर हम कथक की, तो कथक से आपको 2 से 3 नाम याद रखने हैं। पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से। सितारा देवी और है एक लच्छू महाराज। इन सबका संबंध किससे है? इन सबका संबंध है कथक से। और कथक दोस्तों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर भारत का है, इसको भी आप याद रखें, आ सकता है सवाल। अब भरतनाट्यम दोस्तों ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और भरतनाट्यम से आपको कितने नाम याद रखने हैं? नंबर 1 यामिनी कृष्णमूर्ति, नंबर 2
मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, ये अलग अलग नाम है दोस्तों। यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई और दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल। इन सबका संबंध किससे? इन सबका संबंध है आपका दोस्तों भरतनाट्यम से। और एक सवाल आपसे पूछा गया था कि नर्तकी नटराज, इसको लिख लें आप, नर्तकी नटराज, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। और सोनल मान सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, मैंने आपको अभी क्या बताया, सोनल मान सिंह का संबंध उड़ीसी नृत्य से है, कंफर्म है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में उड़ीसी नृत्य ना देके रखा हो तो आप भरतनाट्यम लगा के आइएगा, आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्तों एक कलाकार के दोस्तों दो शास्त्रीय नृत्य भी इनसे संबंधित हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। मोहिनी अट्टम से संबंधित कौन है? कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, इनका संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है, इसको भी आप याद रखें। मणिपुरी से दोस्तों कौन है? झावेरी बहनें, मैंने आपको बता दिया, जल्दी से बताएं दोस्तों। राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका जवाब कमेंट कर कर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य में क्या स्थित है? मन्नार की खाड़ी, मलक्का जलडमरू, बाब उल मंदेब जलडमरू, बोस्फोरस की जलडमरू। दोस्तों आपको बता दें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में मलक्का जलडमरू स्थित है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। मन्नार की खाड़ी, ये दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? मन्नार की खाड़ी, इसको भी आप याद रखें। अगर दोस्तों आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर कर दें, जिसका भी कल स्टेनोग्राफर का एग्जाम है। और दोस्तों क्लास के साथ अंत तक बने रहें, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपका कल एग्जाम है 100% आपको सफलता मिलेगी उस जानकारी से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भाग को मौलिक कर्तव्य, किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आपको बता दें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया? भाग 4A, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आइए दोस्तों इसका निचोड़ मैं आपको देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, और ये कब का है? 1976 का है। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे इसके द्वारा? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था हमारे संविधान में, 10 मौलिक कर्तव्यों को। और दोस्तों शिक्षा है, वन जीव है, माप तौल है, इन सबको दोस्तों संवर्धित सूची में कब डाला गया? इनको दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया। एक सवाल पूछा जाता है कि हमारी प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। और दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। फिर से सुनिएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन 3 शब्दों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों कौन सी समिति थी? जल्दी दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग कौन सा? भाग 4A। ये दोस्तों इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। भाग 2, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? भाग 2। अब दोस्तों कौन से भाग में? भाग 2। और दोस्तों आपको बता दें एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ये दोस्तों इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से? इंग्लैंड लिख कर आए या ब्रिटेन लिख कर आए, दोनों एक ही बात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और एकल नागरिकता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 5 से 11, इसको भी आप लिख लें, अच्छे सवाल हैं। भाग 3 में दोस्तों क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपसे एसएससी में सवाल पूछा गया कि संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? भाग 3। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? ये दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से? अमेरिका से। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 12 से 35, इसको भी आप नोट करेंगे। भाग 4 में दोस्तों क्या है? डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कौन से भाग में है? भाग 4। और कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और दोस्तों इनका उल्लेख 36 से 51 के बीच में है। ये वो सवाल हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे, आपको सक्सेस दिलाएंगे। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
G20 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों G20 से सवाल तो आपकी परीक्षा में बनेगा ही बनेगा, पढ़कर जाइएगा। G20 हो गया, जनगणना हो गई, इनसे 2 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपकी शिफ्टों में। G20 2024 की मेजबानी कौन करेगा? भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ब्राजील करने वाला है। 2022 में किसने की थी? 2022 में की थी इंडोनेशिया ने। 2023 में किसने की? अपने भारत देश में। और 2024 कौन करेगा? ब्राजील करेगा। अब दोस्तों G20, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी G20 की। और G20 का अगर आपसे मुख्यालय पूछ बैठे तो आप बता देना G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं स्थित है। G20 में दोस्तों कुल कितने मेंबर हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा 19 तो देश शामिल है G20 के अंदर। और अभी तक दोस्तों आपको बता दें G20 के अंदर अभी तक एक यूरोपियन यूनियन ये संघ शामिल था। लेकिन अब दोस्तों कितने हो चुके हैं? अफ्रीकी संघ ये भी दोस्तों इसके अंदर शामिल हो चुका है। तो आपको याद रखना 19 देश शामिल है और दोस्तों 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? फिनलैंड, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपको याद होगा नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य कौन बन चुका है? ये दोस्तों फिनलैंड बना है, बच्चे को पता है। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है नाटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, नाटो का सबसे बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास डिफेंडर है, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। इसको आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में सवाल आपको देखने को मिलेगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नाटो की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी गई है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराना, किराना घराना, मेवाती घराना, बनारस घराना। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने दोस्तों गलती से पंडित भीमसेन जोशी का संबंध आपको मेवाती घराना बता दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मानवीय भूल के लिए क्षमा करें। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो दोस्तों किराने घराने से संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। मेवाती घराना पंडित जसराज, इनका संबंध किससे? इनका संबंध है मेवाती घराना। लखनऊ घराना के कौन है? पंडित बिरजू महाराज, इसको भी आप याद रखेंगे, घरानों से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये सवाल वो सवाल है जो मैं अब तक कई बार करा चुका हूँ और 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपको याद रखना ये हेलेना ब्लेत्सकी और हेनरी स्टील अल्कॉट इन दोनों लोगों ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद करके रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अब दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना हुई कब थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने दोस्तों 1875 में, इसमें दोस्तों इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। और स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन सी है? दोस्तों आपको याद होगा सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। राजा राम मोहन राय, तो बच्चे को पता है, 100 बार नोट कराया गया क्वेश्चन है। 1828 में दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की है। और 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा इसकी स्थापना की है, इसको भी आप लिख लें। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों आपको याद होगा अकबर सेकंड ने दी। और सत्यानंद अग्निहोत्री, इन्होंने दोस्तों देव समाज की स्थापना की है। किसकी? देव समाज की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया? कुछ इस टाइप का सवाल है। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक किसने कम शासन किया था? ये खिलजी वंश ने शासन किया था। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। 1290 से 1320 तक दोस्तों शासन किया था खिलजी वंश ने। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा दोस्तों सैनिक किसके पास थे? ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के पास थे सबसे ज्यादा सैनिक। सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे? ये दोस्तों तुगलक के पास, तुगलक वंश के पास थे। दोस्तों आपको बता दें तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है और सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने। दोस्तों आपको याद होगा रजिया सुल्तान 1236 से 1240
इनका दोस्तों कार्यकाल है रजिया सुल्तान का। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये गद्दी पर कब बैठी? 1236। इनकी मृत्यु कब हुई? 1246, माफ कीजिएगा 1240 है यहाँ पर, 1240 में। और दोस्तों आपसे सवाल कई तरीके से पूछा था कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1240 है। रजिया सुल्तान गद्दी से कब हटाएगी? 1240, इसको आप याद रखें। और रजिया सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली शासक ने दोस्तों राज किया था? बलबन ने, इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, जागोई चेलोम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कई बार डिस्कस किया हुआ सवाल है ये दोस्तों। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखें। जहां पर आपको ये चेलोम वर्ड दिखाई दे जहां पर भी, तो तुरंत मणिपुर लगा दीजिएगा, आंसर गलत नहीं होगा। दोस्तों संगाई फेस्टिवल कहाँ का है? संगाई फेस्टिवल कहाँ का? ये भी मणिपुर का है। और दोस्तों आपको याद होगा संगाई कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का? ये भी मणिपुर का है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। महाराष्ट्र से दोस्तों लावणी और तमाशा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछाते हैं, लावणी और तमाशा, इसको भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए काला घोड़ा कला महोत्सव, ये कहाँ का? ये भी महाराष्ट्र का। मध्य प्रदेश का दोस्तों खजुराहो फेस्टिवल। और दोस्तों बिहार का जट जाटिन लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का है, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। अगला सवाल, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक हैं, शहनाई वादक हैं, बांसुरी वादक हैं, सितार वादक हैं। दोस्तों आपको बता दें पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध है ये दोस्तों कहाँ गया आपका? ऑप्शन में ही नहीं है दोस्तों आपके, पंडित शिव कुमार शर्मा। यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा इसको टाइपिंग एरर है, संतूर वादक कर लेंगे। संतूर वादक, ये संतूर वादक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध है संतूर वादक। और दोस्तों एक नाम आपको और याद होगा संतूर वादक से, जल्दी से बताएं। संतूर वादक दोस्तों और हैं एक, और जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां, लिख लीजिएगा इसको दोस्तों। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। और दोस्तों सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। और दोस्तों एक नाम आपको और रट लेना है, सरोद वादक। सरोद वादक बहुत परीक्षा में पूछा था, लिख लीजिएगा, मैं बोलते चल रहा हूँ। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, इन दोनों का संबंध किससे है? ये सरोद वादक हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। एक संतूर वादक है भजन सोपारी, कौन है? भजन सोपारी, इनका संबंध किससे? ये भी संतूर वादक हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको देने वाला हूँ जबरदस्त कंटेंट, तैयार हो जाइए दोस्तों कॉपी पेन लेकर। इससे ज़्यादा कंटेंट दोस्तों आपको पूरी क्लास में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी आप पढ़ाइएगा। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया कंटेंट है। दोस्तों बात करते हैं पहले आर्टिकल को लेकर, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 19 में किसका उल्लेख है? स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल 19A अगर आपसे पूछा जाए तो बोलने की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल 19A, 19B में क्या लिखा हुआ है? शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 19B। 19C में क्या लिखा है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये वो सवाल है जो दोस्तों डीप जाकर एसएससी पूछता है। अगला क्वेश्चन, देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19D। और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दोस्तों आपके आर्टिकल 19E में है। और संपत्ति का अधिकार 19F में है, जो कि अब हटा दिया गया है। लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको दोस्तों अगर सवाल कठिन करेगा तो दोस्तों ऐसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? दोस्तों 19F। 19G में दोस्तों क्या है? कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19G के तहत। अब दोस्तों बात करें अगर हम आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 21A में क्या है? मौलिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। आपको याद होगा 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? वर्ष 2002 का है। इसके द्वारा दोस्तों निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला सवाल, अब दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ सवाल। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे संबंधित 2 आर्टिकल आपको याद रखने, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 है। लेकिन दोस्तों इसके अंतर्गत आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 23 में आपसे पूछा जाएगा बेगारी और मानव अंगों की तस्करी पर रोक। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 23 है। और दोस्तों कौन सा है? बंधुआ मजदूरी पर रोक, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 23। 24 में आपसे क्या पूछा जाएगा?
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य नहीं करा सकते हैं, बाल मजदूरी पर रोक कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 24 है। इन दोनों आर्टिकल को लिख लें, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। अगला क्वेश्चन, अब बात करें हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में। आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको भी आप याद करके रखें। अब दोस्तों बात करते हैं अदर आर्टिकल्स को लेकर जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आर्टिकल नंबर 52, इसमें क्या है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 52 है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो दोस्तों उनका उल्लेख आर्टिकल नंबर 53 में है। राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल नंबर 54 में है। अगला क्वेश्चन, और राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो दोस्तों आर्टिकल नंबर 55 में, इसको भी आप कहीं पर नोट कर लेना। आर्टिकल नंबर 60 में दोस्तों क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति की शपथ है। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? महाभियोग राष्ट्रपति का। और आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। और आर्टिकल नंबर 123 में क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। ये वो सवाल है जो दोस्तों आपको नोट करने हैं। आर्टिकल नंबर 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। शपथ, ये महाभियोग, ये सब याद कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 87 में। अगला सवाल, राष्ट्रपति के द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 108 में। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ज्वाइंट सिटिंग होती है जिसको कहते हैं संयुक्त बैठक है, इसको बुलाता कौन है? इसको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और इसमें कौन भाग नहीं लेता है? इसके अंदर उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं। इतनी बातें आपको जानकर रखनी है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति अभी हमने बताया आपको, आर्टिकल नंबर 123 है। और आर्टिकल नंबर 143 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अनुच्छेद 63 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? भारत के उपराष्ट्रपति। अब दोस्तों हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति को लेकर। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 63 में। और उससे भी महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 64। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल नंबर 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसको लोग छोड़ देते हैं, लेकिन पढ़कर जाइएगा। आर्टिकल नंबर 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल नंबर 72 अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74 को लेकर। दोस्तों प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 74 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का महान्यायवादी, लगाइएगा स्टार, आर्टिकल नंबर 76 में इसका उल्लेख किया गया है। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, जो ये होता है केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 153 में किसका उल्लेख है? ये राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 153 में। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 154 में। अगला सवाल, आर्टिकल नंबर 155 में क्या है? गवर्नर की नियुक्ति। दोस्तों आपको बता दें, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 155 के तहत करता है। अगर हम बात करें राज्यपाल की शपथ कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 59 में। और आर्टिकल नंबर 161 में क्या है? राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। आप याद रखिएगा, राज्यपाल जो होता है वो मृत्युदंड और मार्शल लॉ इसको माफ नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। आर्टिकल 163 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 165 में क्या लिखा हुआ है? महाधिवक्ता। दोस्तों वहां क्या था? आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी, यहां पर क्या है? महाधिवक्ता। महान्यायवादी दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा था? राज्यपाल के, लेकिन माफ कीजिएगा राष्ट्रपति के। लेकिन ये महाधिवक्ता ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा? ये दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, इसको आप याद रखें। आर्टिकल नंबर 168 में क्या है? राज्यों के विधानमंडल का गठन। इंपॉर्टेंट सवाल। 169 में क्या है? राज्यों में विधान परिषद की संरचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्टिकल नंबर 160 में क्या है? विधानसभा की संरचना। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके ऊपर मैं डबल टिक लगा रहा हूं, उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में आएंगे सवाल। अब तो दोस्तों यहां से आप रट डालिए, 100% आपको सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों डीपीएसपी के जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 36 से 51 है, इसके बीच में से सवाल बनता ही बनता है आपके एसएससी के अंदर है। आर्टिकल नंबर 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। लगाइएगा स्टार। आर्टिकल नंबर 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है।
अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 45, इसके ऊपर तो आप जितना हो सके उतना स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्टिकल नंबर 45 में क्या कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख व शिक्षा का उपबंध कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 45 है। और आर्टिकल नंबर 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। आर्टिकल 48A हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और दोस्तों वन्य जीवों का संरक्षण माफ कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्टिकल नंबर 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आपको कोई भी इमारत दे देगा, आपको कोई वस्तु या कोई स्थान दे देगा जो दोस्तों राष्ट्रीय महत्व की है, और आपसे पूछेगा इसका संरक्षण करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, कौन से आर्टिकल के तहत है? तो आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 49 के तहत। आर्टिकल नंबर 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, इंपॉर्टेंट सवाल। आर्टिकल नंबर 51 में दोस्तों क्या दिया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51A में मूल कर्तव्य हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। चलिए बढ़ते हैं अगले कंटेंट की ओर। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। 2 से 4 फैक्ट हैं जो हमको याद रखने हैं। एशियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, दोस्तों आपको याद होगा साल में 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये चारों इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। पहले कौन से हुए थे? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और दोस्तों इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? नोवाक जोकोविक। और महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? आर्या सबलेंका। इन दोनों नाम को आपको याद रखना है, पुरुष याद रखना है, महिला याद रखनी है। अगला फैक्ट, अब हम बात करें अगर फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन दोस्तों कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें दोस्तों पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? नोवाक जोकोविक। कहाँ के खिलाड़ी हैं? बेलग्रेड सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और महिला कौन जीती है? ईगा स्विएटेक। कहाँ की खिलाड़ी हैं? पोलैंड की। तो याद कीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? नोवाक जोकोविक। और दोस्तों महिला में कौन जीता है? आर्या सबलेंका। फ्रेंच ओपन कौन जीता है? नोवाक जोकोविक। महिला में कौन जीती है? ईगा स्विएटेक। अगला फैक्ट, विंबलडन ओपन, दोस्तों विंबलडन ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। विजेता कौन बना है? कार्लोस अल्कराज। कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों आपको बता दें, यूएस ओपन 2022 ये किसने जीता था? ये भी कार्लोस अल्कराज ने ही जीता था। ये सवाल भी थोड़ा याद रखिएगा, आपसे 2022 वाला भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, महिला विजेता कौन है? मार्केटा वोंड्रोसोवा। ये दोस्तों कहाँ की? चेक गणराज्य की हैं। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विंबलडन वाला। और आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे पुराना टेनिस का टूर्नामेंट कौन सा? ये दोस्तों विंबलडन ओपन ही है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट, हमारा अगला और आखिरी फैक्ट है कि यूएस ओपन ये दोस्तों कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविक। कहाँ के? बेलग्रेड सर्बिया के। महिला कौन है? कोको गफ। आप दोस्तों देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन तीनों किसने जीते हैं? तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविक। केवल विंबलडन ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। अब दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविक। महिला आर्या सबलेंका। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविक। महिला ईगा स्विएटेक। विंबलडन ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। महिला दोस्तों वोंड्रोसोवा। अब दोस्तों यूएस ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। और महिला कोको गफ। इसको आप याद रखें। उम्मीद करता हूं आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं महिला प्रीमियर लीग। ये दोस्तों वो सवाल है जो दोस्तों आपको कंफ्यूज करेगा, आपको नंबर दिलाएगा। आईपीएल बच्चा पढ़कर जाएगा। और दोस्तों सवाल आपके अगर महिला प्रीमियर लीग से पूछा गया तो दोस्तों अच्छे इसमें कच्चा खा जाएंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, महिला प्रीमियर लीग से जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। महिला प्रीमियर लीग 2023 है, इसमें दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया था? 5 टीमों ने भाग लिया। नंबर 1 सवाल, महिला प्रीमियर लीग में दोस्तों कौन कौन सी 5 टीमें, ये भी आपको याद होना चाहिए। यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम ने भाग लिया, कौन सी टीम ने भाग नहीं लिया। अगर हम बात करें इसके विजेता की, महिला प्रीमियर लीग यानी कि दोस्तों WPL, इसमें दोस्तों विजेता कौन बना है? मुंबई इंडियंस इसका विजेता बना है। किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा। आयोजन कहां पर हुआ है? मुंबई में। ऑरेंज कैप का विजेता कौन बनी है? मैगलेनिन।
दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी हैं। जिस पर डबल टिक लग गया समझ लीजिएगा आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा सवाल। विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा। आयोजन कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। और ऑरेंज कैप की विजेता कौन है? मैग लेनिन। कहाँ की खिलाड़ी हैं? दिल्ली कैपिटल्स की। अगला फैक्ट, पर्पल कैप किसने जीता है? हैले मैथ्यूज। किसने जीता है? हैले मैथ्यूज। कहाँ की खिलाड़ी है? मुंबई इंडियंस की। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बनी? यास्तिका भाटिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बनी है? हैले मैथ्यूज। ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। इसको भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से बात करते हैं कुछ साइंस के लल्लन टॉप सवालों की ओर। साइंस के वो सवाल जो आपसे पूछे ही जाते हैं आपकी परीक्षा में, यानी कि दोस्तों महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपसे पूछ ले जाते हैं, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। कास्टिक सोडा, इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों NaOH। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो NaOH। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कास्टिक सोडा को और किस नाम से जानते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। ये किसका रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र क्या है? CaSO4 ½ H2O। इसको आप देख सकते हैं। केवल दोस्तों इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ पर दोस्तों CaSO4 केवल ½ H2O लगा देंगे आप। ये किसका है? POP। इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हेमेटाइट, दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? आपके अगर जैसे कि मान लें किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है, उसका हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर सफेद कलर का प्लास्टर बांध देता है। वो किसका बना होता है? ये POP का ही बना हुआ होता है। आपको पता होना चाहिए। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप देख सकते हैं। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये TCS में पूछे गए सवाल है सारे के सारे। अगला फैक्ट, कार्बोलिक एसिड, इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में कई बार आया। इसको फिनॉल भी कहते हैं। आपसे कार्बोलिक एसिड पूछ लिया, फिनॉल पूछ लिया, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C6H5OH। इसको कहते हैं चूना पत्थर। ये दोस्तों यह है CaCO3। इसको कहते हैं चूना पत्थर। मैग्नीशियम का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, इसको कहते हैं, आपको याद होगा, इसको दोस्तों अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। धावन सोडा यानी कि दोस्तों धोने का सोडा, Na2CO3। दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको लिख लें आप, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडे का कहते हैं NaH, Na2CO3। अब दोस्तों बात करते हैं खाने का सोडा। इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जहां पर बाई शब्द लग जाएगा तो दोस्तों बाई कौन होती है? खाना पीना बनाती है। आपको याद होगा, आप ऐसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या है? धावन सोडा Na2CO3। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो आपको याद रखना NaHCO3 10H2O। NaHCO3, इसको आप ध्यान में रखें। NaHCO3 ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नौसादर NH4Cl, ये नौसादर का सूत्र है। ये भी परीक्षा में आया हुआ सवाल है। सफेद विट्रॉल, महत्वपूर्ण सवाल। Zn SO4 7H2O, सफेद विट्रॉल। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो दोस्तों मैंने आपको नोट करा दिए। आई होप दोस्तों आज का कंटेंट, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों अगर आपका कल SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C ग्रेड D का एग्जाम है, तो दोस्तों आपको बता दूं मैं किस पोर्शन से आपको कितनी तैयारी कर जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके GS में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों आपके लिए बता दें 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। ऐसा आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। 25 क्वेश्चन आपके करंट के पूछे जाएंगे। और बाकी के बचे जो 25 क्वेश्चन हैं, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब पूछ लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों पॉलिटी के 5 से 6 सवाल, हिस्ट्री के दोस्तों 7 से 8 सवाल, ज्योग्राफी के दोस्तों 5 से 6 सवाल, और अर्थशास्त्र के दोस्तों 7 से 8 सवाल। इस टाइप से दोस्तों लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा वेटेज किसका रहेगा? ये आपके करंट अफेयर का रहेगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करंट अफेयर अगर आपको पढ़नी है तो दोस्तों आज से 8 या 10 महीने पहले की आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और जो भी महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं चलाई गई हैं उनको आप पढ़कर जाइएगा। और दोस्तों आपको बताऊं, जो भी महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर है उसको आप जरूर पढ़कर जाएं। 100% आपको दोस्तों वहां से सवाल मिलेगा। अगर आप पूरे साल, यानी कि दोस्तों पूरे 2023 के अंदर जो भी स्पोर्ट के महत्वपूर्ण इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, उसका मैंने एक सटीक वीडियो बना रखा है स्पोर्ट्स वाला। आप
दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। या फिर मैं दोस्तों इसको आप एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा आज की, इसको आप देख सकते हैं स्पोर्ट की वीडियो। 100% आपको वहां से सवाल देखने को मिलेंगे, एक सवाल बाहर आपका नहीं जाएगा। जिस किसी भी बच्चे का कल एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप बेटर करके आएंगे। और दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम है, अगर दोस्तों उसको सवाल पता लगते हैं, अगर उसको सवाल याद रहते हैं, तो आप हमको कल शेयर कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पर आप कॉल मत कीजिएगा, केवल अपने क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा। लिख लीजिएगा इसको, 81 265 07 143, 81 265 07 143 है। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है। यहाँ पर अगर आप दोस्तों क्वेश्चन शेयर कर देंगे, उसका कल मैं सटीक एनालिसिस कराऊंगा और आने वाले शिफ्टों में आपसे क्या पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।